अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहन भाइयों, ऐसा लग रहा है कि हम 70-75 साल पीछे चले गए हैं। कहाँ? राजनीति में। कैसे? क्योंकि आजकल अक्सर अंग्रेज याद आते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी याद आती है, और आज प्रधानमंत्री ने क्विट इंडिया का नारा दिया है। ये क्विट इंडिया का नारा कब का था? अंग्रेजों को जब भारत से भगाना था। और नए विपक्ष के अलायंस का नाम है इंडिया अलायंस। तो बीजेपी अब इंडिया अलायंस से लड़ने के लिए अंग्रेजों के समय अपनाए गए फार्मूले का इस्तेमाल कर रही है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि हम 70 साल पीछे गए हैं। तो क्या वाकई में ये फार्मूला काम करेगा? और इस ललकार का विपक्ष जवाब कैसे देगा? और क्या वाकई में क्विट इंडिया है? इंडियन मुजाहिदीन पीएफआई से चलता हुआ सिलसिला क्विट इंडिया मूवमेंट तक पहुंचा है। क्या वाकई में अब सत्ता का घमासान बड़ा दिलचस्प हो गया है? और आज की हमारी चर्चा का मुख्य केंद्र बिंदु यही है। बहन भाइयों, आज राजस्थान की एक बड़ी रैली में प्रधानमंत्री ने विपक्ष के इंडिया अलायंस के खिलाफ एक समानांतर नारा दिया। और वो कब का दिया? क्विट इंडिया मूवमेंट। अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन स्वतंत्रता आंदोलन के भारत के इतिहास के सबसे सफलतम आंदोलनों में से एक था। उस आंदोलन को आज भी जब लोग याद करते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उस एक अकेले आंदोलन ने ब्रिटेन की राजा की सत्ता हिला डाली थी। वो कहलाया क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन। अब विपक्ष ने एक जो अलायंस बनाया है, दैट इज इंडिया अलायंस। इस इंडिया अलायंस के खिलाफ बीजेपी ने पहले दिन से ही आक्रामक रुख अख्तियार कर रखा है। और आज प्राइम मिनिस्टर ने राजस्थान में बीजेपी के लिए एक संकल्प रखा है, क्विट इंडिया, यानी विपक्ष के इस अलायंस को हटाओ। सदन में 6 दिनों से जो चल रहा है पूरा देश देख रहा है, उसको दोहराने की आवश्यकता नहीं है। हेड ऑन कोलिजन है संयुक्त विपक्ष बनाम भारतीय जनता पार्टी। संसद चल नहीं पा रही है, प्रतिदिन ठप हो जा रही है। मुझे नहीं लगता कि कभी इससे अधिक किसी कार्यकाल में इतने समय तक इतनी बार सदन स्थगित हो, सदन डिस्टर्ब रही हो। और ये सिलसिला सिर्फ इस सत्र में नहीं है, पिछले कई सत्रों से मैं देख रहा हूं कि सदन में एक दूसरे को बर्दाश्त करने की स्थिति बची नहीं है। सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों की कमोबेश यही स्थिति है। तो आज जब प्रधानमंत्री ने ललकारा है क्विट इंडिया, क्या बीजेपी इसी नारे के साथ आगे बढ़ने वाली है? और क्या यह फार्मूला काम करेगा? इंडियन मुजाहिदीन पीएफआई ईस्ट इंडिया से शुरू हुई बात अब पहुंची है क्विट इंडिया। लेकिन क्विट इंडिया वाले, जो इंडिया अलायंस वाले हैं, वो बहुत ही सधी हुई चाल चल रहे हैं। उन्होंने सदन में नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव किया है ताकि सरकार को जवाबदेही के दायरे में लाया जा सके। लेकिन अभी सदन में तय नहीं हुआ है कि किस दिन अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होगी। सरकार एक एक करके सारे बिल पास करा रही है। तमाम मतभेद भी उभर कर सामने आ रहे हैं। और आज राजस्थान में सुबह सुबह मुख्यमंत्री और पीएमओ के बीच काफ़ी करारी बहस हुई ट्विटर पे। वहाँ के मुख्यमंत्री और पीएमओ के बीच आज प्रधानमंत्री कार्यक्रम को लेकर बड़े ज़बरदस्त मतभेद सामने आए। दोनों एक दूसरे पर आरोप लगाते हुए दिखे। लेकिन बहनों भाइयों, राजनीति के जिस मुकाम पे हम पहुँचे हैं है बहुत दिलचस्प, और इसको बड़े गौर से देखना होगा। और देखने के साथ साथ इन दिनों समझने की बहुत आवश्यकता है। ऑब्जर्वेशन, कुछ चीज़ों को ऑब्जर्व करना चाहिए। ये राजनीति का ऑब्जर्वेशन काल है। कुछ आप स्टेटमेंट सुन लें, फिर आज की डिबेट को हम आगे बढ़ाएंगे। महात्मा गांधी ने नारा दिया था, क्विट इंडिया, अंग्रेजों इंडिया छोड़ो। वैसे ही आज का मंत्र है भ्रष्टाचार क्विट इंडिया,
भ्रष्टाचार छोड़ो इंडिया, परिवारवाद क्विट इंडिया, परिवारवाद छोड़ो इंडिया। कोई अपनी बात रखना चाहे, तर्क ये दे रहे हैं कि विपक्ष नहीं हाउस चलना देना चाहता है। जो मणिपुर की घटना हुई है कौन देख सकता है, और देश की प्रतिष्ठा कितनी गिरी होगी उससे दुनिया में। सड़क हाईवे का उद्घाटन हो, कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन हो, एक चेहरा पूरे देश पे छाया रहता है, लेकिन वही चेहरा जब सदन की कार्रवाई चल रही है, जिनकी जवाबदेही है देश के प्रधानमंत्री, वो मौन है, वो गायब। लेकिन प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं 24 में दोबारा हम सत्ता में आएंगे। प्रधानमंत्री जी थोड़ी तो संवेदनशीलता दिखाइए, थोड़ा तो दर्द अपने मन में दिखाइए। देश का एक हिस्सा जल रहा है, आपसे लोग सवाल पूछ रहे हैं, आप जवाब देने के लिए तैयार नहीं, अभी भी आपको चिंता है 24 की। विपक्ष भी वेंट अपान है और इस बार विपक्ष को भी समझ गया है कि डू और डाई, करो या मरो, अंतिम मौका है। अब की नहीं जीत पाए, खत्म, विपक्ष का सफाया। इसलिए विपक्ष भी जी जान से पीछे लगा हुआ है। संजय चौधरी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, एमएच खान बहुजन समाज पार्टी के पूर्व प्रवक्ता हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, नावेद सिद्दीकी फॉर्मर मिनिस्टर हैं और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, आसिम वकार एमआईएम के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, थोड़ी देर में हमें ज्वाइन करेंगे। कृष्णकांत पांडे उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता हैं और प्रेम कुमार जी बहुत ही जाने माने पत्रकार हैं, मुझे दिल्ली से ज्वाइन कर रहे हैं, और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। शुक्रिया और धन्यवाद आप सभी का इस कार्यक्रम में आने के लिए। संजय चौधरी जी, इंडिया अलायंस से लड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी को 70 साल पीछे जाना पड़ रहा है। राजनीति तो आगे की होती है और याद दिलाया जा रहा है अंग्रेज़ों से। तो इनमें से जो इंडिया अलायंस है, इनमें क्या आपको अंग्रेज दिखते हैं? जो आपकी पार्टी ने नारा दिया है क्विट इंडिया, वाई? विपक्षी ही तो हैं, दुश्मन थोड़ी हैं। नहीं, विपक्ष तो हैं और हम राजनीति के चुनाव में जा रहे हैं। विपक्ष ने अपने लिए एक शब्द गढ़ा है और उस शब्द को प्रतीक में, जैसे व्याकरण के नज़रिए से आप एनडीए कहते हैं, लेकिन उन्होंने उसको INDIA नहीं कह के उसको इंडिया में समाहित किया है। मुझे लगता है कि ये जो लड़ाई है जिसमें इंडिया नाम का इस्तेमाल किया जा रहा है विपक्ष के द्वारा एक गठबंधन बनाकर, और पूरे विपक्ष का नहीं, विपक्ष के एक धड़े का गठबंधन है, उसमें विपक्ष के बहुत सारे दल इस गठबंधन में अभी शामिल भी नहीं हैं। तो मुझे लगता है कि जिस प्रकार की राजनीतिक लड़ाई को लेकर विपक्ष उतरा है, उसी राजनीतिक लड़ाई का उत्तर राजनीतिक तरीके से दिया जा रहा है। देश ने एक बड़ा जन आंदोलन क्विट इंडिया मूवमेंट में देखा है और वो व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई थी, ये भी व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई है। देश व्यवस्था के परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। इसी देश में आम लोगों के लिए बैंक में जा पाना, बैंक में खाता खुला पाना एक दिन में देखा गया सपने जैसा था। उस सपने को साकार किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। जिस देश में प्रधानमंत्री कहता हो कि 100 रुपए में से 85 पैसा बीच में निकल जाता है, वहां अगर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर उस खाते के माध्यम से हो रहा है जिसमें एक पैसे का भी भ्रष्टाचार नहीं हो रहा है, तो ये व्यवस्था परिवर्तन के एक और चरण में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आगे बढ़ी है। सारे मोर्चों पर बेहतर किया है और वो पीछे जाने के मुद्दों पर बात कर रहे हैं। मुझे लगता है कि ये मुद्दों की लड़ाई के चरण हैं। जिस चरण में इंडिया के नाम का शरण लिया गया है, तो उसका उत्तर उसी राजनीतिक आधार पर दिया जा रहा है। इनकी तुलना आतंकवादी संगठन से, अब इनको अंग्रेजों से तुलना की जा रही है। क्यों भाई, विपक्षी तो हैं, क्यों इनको इतना नाराज क्यों इनसे? नहीं, नाराज का ये कारण, देखिए, विपक्ष का काम केवल विरोध करना होता है क्या? विपक्ष का काम, अगर सरकार ने कोई अच्छा काम किया है तो उसका भी अच्छे का भी के लिए सकारात्मक रहना चाहिए। विपक्ष में रहते हुए भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने कई बार सत्तारूढ़ दल के अच्छे कामों की प्रशंसा की है। इन 9 सालों में एक मुद्दा बताइए जिस मुद्दे को लेकर विपक्ष ने भारतीय जनता पार्टी के अच्छे काम के एक भी काम की सराहना की हो। ऐसा कोई प्रश्न नहीं आया, एक ऐसा कोई भी अवसर नहीं आया, जबकि अनेक अवसर पर भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष रहते हुए सत्ता पक्ष के अच्छे कामों की एक लंबी श्रृंखला का समर्थन किया था। तो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी ने एक बात कही कि आज कांग्रेस और विपक्ष
बहुत दिशाहीन हो गया और शायद ऐसा पहले कभी था नहीं। लेकिन अगर ये दिशाहीनता है तो इतना बड़ा अलायंस कैसे ये इकट्ठा कर लिए? अपनी लड़ाई में पड़ोसियों को भी बुला लाए हैं आपके खिलाफ। देखिए, ऐसा कौन सा अलायंस? ये विपक्ष की दिशाहीनता का ही पर्याय है कि भारत की जनता ने विपक्ष का दर्जा हासिल करने के लायक भी किसी विपक्षी दल को नहीं सौंपा। ये एक बार नहीं हुआ है, ये दो बार लगातार हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लोकसभा के अंदर विपक्ष के दर्जा हासिल करने के लायक बहुमत भी अगर भारत की जनता नहीं दे रही है तो भारत की जनता विपक्ष के उस दलों के प्रति अपना अविश्वास सार्वजनिक रूप से दिखा रही है, दो बार दिखा रही है। मुझे लगता है कि जनता का इस जनादेश का विपक्ष को सम्मान करते हुए देश की प्रगति के अंदर सकारात्मक दृष्टिकोण के धन्यवाद संजय जी। आगे आना चाहिए, जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी समय समय पर पहले आती रही। नावेद सिद्दीकी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। नावेद सिद्दीकी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। नावेद जी, पहले तो तुलना हुई इंडियन मुजाहिदीन से, और दूसरा आप क्विट इंडिया, और तीसरा सवाल ये, आप खुद कहाँ इतने दिन गायब थे, आज इतने दिन बाद दिख रहे हो? ब्रिजेश जी, देखिए, ऐसा है कि अभी आपने शुरुआत में एक बहुत अच्छी बात कही कि 70 साल पीछे ले गए और 70 साल पुरानी बात हो रही है क्विट इंडिया और कहां ले गए। तो इनको ये 70 साल जो है ये हमेशा इनको डराता रहता है। कहीं ना कहीं इनकी स्पीच जब भी होती है, जब से ये बने हैं 14 से, उसके बाद ये 70 साल जो है ये कहीं ना कहीं आता रहता है। दूसरी चीज, जैसा कि अभी मैं सुन रहा था, भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन बता रहे थे, और इंडिया नाम से इनको इतनी टेंशन क्यों है कि अगर विपक्ष ने नाम रख लिया INDIA और इंडिया हम उसे कहते हैं, तो इनको इतनी दिक्कत क्यों है कि आज बड़े अफसोस की बात है ब्रिजेश जी कि हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री, बताइए, PFI, अब यानी कि आतंकवादी इंडियन मुजाहिदीन से अब इंडिया को कहां लाके दिखाना चाह रहे हैं। आप इंडिया का इस्तेमाल अब कहां पे कर रहे हैं। ये बहुत अफसोस की बात है कि वजीर आजम हिंदुस्तान अगर इस तरह की बात करें तो बहुत अफसोस की बात, और इंडिया खाली यही करे तो अच्छा है। देखिए, शाइनिंग इंडिया, ब्रिजेश जी, शाइनिंग इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, सिट डाउन इंडिया, उठ जाओ इंडिया, बैठ जाओ इंडिया, लेट जाओ इंडिया, खा लो इंडिया, पी लो इंडिया, सारा इंडिया तो इन्होंने किया। अब उसके बाद अगर इंडिया हमने रख लिया तो इनको इतनी तकलीफ क्यों? तो रख लिया भाई, कुछ और नाम रख लेते ना। हमारा डेमोक्रेटिक अलायंस है और सब लोग आए, सबकी एकजुटता हुई और सबने मिलकर के जो नाम अच्छा लगा वो रख लिया। संसद क्यों नहीं चल पा रही है? कुछ सहमति क्यों नहीं बन पा रही है? आप लोग कुछ ठोस प्रयास क्यों नहीं करते हैं? आज आपकी पार्टी के अध्यक्ष भी सदन गए थे, मिल बैठकर चर्चा होनी चाहिए, सदन चलने देना चाहिए। नहीं, अब आप, अच्छा ब्रिजेश जी, एक और बात बताइए। परसों के अमर उजाला में मैंने पढ़ा था सुबह कि हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि नाम बदलने से कौवा जो है वो हंस नहीं बन जाता। अब ये एक स्टेटमेंट मैंने पेपर में पढ़ा कि कहां से, देखिए कहां तुलना की, कौवा हंस नहीं बन जाता। शहरों का नाम आप बदल रहे हैं, स्टेशन का नाम आप बदल रहे हैं, चौराहों का नाम आप बदल रहे हैं, हमारी एम्बुलेंस का नाम आपने बदल दिया, हमारी डायल 100 का नाम आपने बदल दिया, सारी चीजों का नाम तो आप बदल रहे हैं, अब कौवा हमको बता रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बात करिए, लेकिन सोच के करिए कि आप, एक आरोप और है कि आप लोग दिशाविहीन लोग हैं। देखिए, दिशाविहीन नहीं, इस वक्त सबसे बड़ी बात है लोकतंत्र को बचाना है, संविधान को बचाना है, और जो देश की जो इंसल्ट हो रही है पूरी दुनिया में जी। आज दुनिया में ये इंसल्ट जो हो रही है कि मणिपुर की चीज, बताइए कैसी घटना है। मणिपुर की घटना को ले लीजिए आप उसके बाद दूसरे मध्य प्रदेश में जाइए, इंसानों के चेहरों के ऊपर जब पेशाब किया जाने लगे। धन्यवाद नावेद सिद्दीकी जी, हमारे साथ बने रहिएगा, डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। मेरे साथ कृष्णकांत पांडे उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। पांडे जी, शुक्रिया आपका। चलो, इंडियन मुजाहिदीन तक तो ठीक था, अब आपको अंग्रेज टाइप भी बताया जा रहा है। क्विट इंडिया, छोड़ो इंडिया, जाओगे कहाँ छोड़ के इंडिया? देखिए साहब, पहली बात तो यही है कि कोई इस देश का पहली बार ऐसा हो रहा है, कोई प्रधानमंत्री या सत्ता जाने के डर से इस तरह से गिड़गिड़ा रहा हो कि देश और पद की मर्यादा को तार तार, प्रधानमंत्री देश का बहुत बड़ा पद होता है, वो भी हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री अपने आप में बहुत बड़ा होता है।
लेकिन देश और पद की मर्यादा दोनों को तार तार करके और इस तरह का राजनैतिक दिवालियापन देखने को नहीं मिलेगा कि जैसे एकदम फ्रस्ट्रेशन की पराकाष्ठा पे हमारे प्रधानमंत्री जी इस समय हैं। इन्होंने करते करते नेशनल इंडियन कांग्रेस का भी नाम लिया, जैसा कि जिक्र हुआ, तमाम आतंकवादी संगठनों से इंडिया को जोड़ते हुए लिया है। मैं बताना चाहता हूं भाजपा के साथियों और जो भी आपके तमाम दर्शक सुन रहे हो कि यह इंडियन नेशनल कांग्रेस वही है, देश से विदेशों में जहां जाते हैं हमारे राष्ट्रपिता के पैरों में, चरणों में जो कमर तक झुक के जिसको ये प्रणाम करते हैं, शीश नवाते हैं, यह वही भारतीय राष्ट्रीय इंडियन नेशनल कांग्रेस है जिसके वह राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। गांधी जी आपकी निजी प्रॉपर्टी नहीं है कि कोई सर नहीं झुका सकता। मैंने ये नहीं पूरा कहा कि देश सर उनके झुकाना सामने गलत सर है। झुकाता मैंने ये नहीं कहा कि गांधी सर जी झुकाना आपका गलत है। कॉपीराइट नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि जिसके सामने एक तरफ सर झुकाते हैं और इनके मन में कितना मैल है, कितनी गंदगी है, मैं यह बताना चाह रहा हूं कि वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल का जितना ये रोना रोते हैं, गाना गाते हैं, वो अभी हमारे इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं। तो नाम बदल लो, इंडिया के अलावा सुभाष कुछ रख चंद्र लो। बोस हमारे इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं। यह सारे इस तरह से आजादी के दीवानों को और तमाम स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का हमारे प्रधानमंत्री अपमान कर रहे हैं। अच्छा, वो कह रहे हैं क्विट इंडिया, छोड़ो जल्दी। बता रहा हूं, क्विट इंडिया 80 वर्ष 11 माह 17 दिन पहले वह आंदोलन हुआ था। आज के तारीख से 80 वर्ष 11 माह 17 दिन पहले। और हुआ क्या था, कहाँ थे ये लोग? इनके पहले अध्यक्ष श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी क्या कर रहे थे? वायसराय को पत्र लिख रहे थे कि कांग्रेस, यही गांधी, नेहरू, सरदार पटेल, अबुल कलाम आजाद और तमाम हमारे सेनानी, यही कांग्रेस और इनके मुस्लिम लीग और श्यामा प्रसाद मुखर्जी, यह लोग मिल के कह रहे थे कि अगर अभी नहीं कुचल देंगे तो आज़ादी की लड़ाई के दीवाने आगे निकल जाएंगे और अभी ये कुचल दिए जाएंगे तो फिर आगे नहीं बढ़ पाएंगे। सुभाष चंद्र बोस की फौज में जाने से रोका जा रहा था यही श्यामा प्रसाद मुखर्जी। यह कहे जा रहे थे कि अंग्रेजों की फौज में नौजवानों दाखिल हो। आज क्विट इंडिया का नाम लेते हुए, अरे आज क्विट इंडिया का नाम लेते समय हमारे प्रधानमंत्री को कहना चाहिए था कि हमारे पुरखों ने देश के साथ गद्दारी की है, आज मैं उसके लिए पूरे देश से माफी मांगता हूं। अच्छा, क्विट इंडिया छोड़ो, इंडियन मुजाहिदीन से अच्छा तुलना फिर इंडिया, मैंने तो बता दिया ना कि चूंकि इनको इंडियन, अभी तो देखो 2 दिन में 2 हमले आए, अभी बहुत से इंडिया बाकी है। इनको इंडिया से बहुत नफरत है, आज भी है, कल भी थी। जब हम 1942 में 9 अगस्त को यह क्विट इंडिया जब चला रहे थे, उस समय भी पांडे जी ये नाम उल्टा तो नहीं पड़ गया? इंडिया नाम तब रख भी के ये रोज गरिया रहे हैं वायसराय को आपको। पत्र लिख रहे थे, आपको उल्टा तो नहीं पड़ वायसराय गया? को पत्र लिख रहे थे, मुस्लिम लीग के साथ ये साझा सरकार चला रहे थे। यह वह लोग हैं। अरे इनको, प्रधानमंत्री जी को आज यह कहना चाहिए कि हमारे पुरखों ने देश के साथ जो गद्दारी की है, हम उसके लिए क्षमा याची हैं, क्षमा प्रार्थी हैं। उन पुरखों को, धन्यवाद। उन पुरखों को तारने के लिए इन्हें आज माफी मांगने की आवश्यकता थी, है। अच्छा, एक और सवाल है, वो कह रहे हैं आप तो दिशाहीन लोग हैं। मानसिक, मैंने कहा ना कि राजनीतिक दिवालियापन के हमारे प्रधानमंत्री शिकार हो चुके हैं। हम दिशाहीन जरूर हैं, इनके कहने के मुताबिक हम दिशाहीन हैं। हम देश को चाहते हैं कि हम संविधान की रक्षा करें। धन्यवाद। हम चाहते हैं देश को विकास के पथ पर ले चलें। ये चाहते हैं हम देश बेच करके जहाज खरीदें, देश बेच करके ये चाहते हैं अब लूट की मणिपुर दुकान जले। चलेगी नहीं, ये हम भी कहा चाहते है। हम अब चाहते हैं लूट कि की दुकान मणिपुर में चलेगी नहीं, शांति पांडे रहे। जी। पांडे आखिर जी, यह क्यों आज तक मणिपुर पे लूट की 36 दुकान सेकंड के चलेगी अलावा नहीं क्यों है। नहीं बोल पाए? लूट की दुकान चलेगी नहीं, कहा है लूट की दुकान। अब मैं कह रहा हूं, देश को लूटो, दुनिया में ऐश करो, यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्लोगन है। ललित भाई, एमएच मेहुल खान, भाई, नमस्कार, थैंक नीरव यू, भाई, थैंक यू। विजय खान साहब, बहुत माल्या स्वागत को आपका। भगा चुके हैं, कुछ को भगाने वाले हैं। ये देश को आतंकवादियों लूटो, से दुनिया शुरू में हुई ऐश बात, करो, यह श्री ये नरेंद्र पहले तो मोदी का पहुंची ईस्ट स्लोगन है। इंडिया तक। धन्यवाद पांडे जी। और अब कहा जा रहा है कि ये क्विट इंडिया मूवमेंट जैसा आंदोलन चलाया जाए और ये विपक्ष का जो इंडिया अलायंस है इसको भगाओ। सवाल हमसे है? नहीं, पांडे उन खान साहब से, एमएच खान साहब। जी मैं कहूँगा जी
ये जो क्विक इंडिया का नारा दिया है मोदी जी ने, उस वक्त जो क्विक इंडिया का नारा था उसका मतलब था अंग्रेजों को भगाने का। ये नहीं था कि अपने ही देश के लोगों को भगाने का नारा हमने दिया था। हमने अंग्रेजों को यहां से भागने के लिए कहा था, जो हमारे किसानों की, हमारे गरीबों की, हमारे मुल्क के एक एक नौजवानों की हत्या कर रहे थे, बेरहमी से कर रहे थे। जनरल डायर ने जलियांवाला बाग किया था, उस वक्त हमने कहा था क्विट इंडिया। आप इस वक्त कह देते कि क्विट इंडिया बेरोजगारी, क्विट इंडिया नौकरी में नहीं दे पा रहा हूं, क्विट इंडिया, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते तो आप जो है मणिपुर को नहीं देख रहे। मणिपुर वालों को लिए कह रहे हैं क्विट इंडिया कि मणिपुर वालों तुम जाओ, हमसे कोई मतलब नहीं है। मणिपुर में चूंकि 2 ही एमपी आते हैं वहां से चुन करके, इसलिए वहां की माताओं बहनों का इस्मत का जो लूट हुआ है वहां पर, मुख्यमंत्री का इस्तीफा आज तक नहीं हुआ। किस बात का नहीं ले रहे हो इस्तीफा? राष्ट्रपति क्यों नहीं शासन लगाया आपने? इस पे कोई चर्चा नहीं हो रही है। महंगाई पे कोई चर्चा नहीं हो रही है, नौकरी पे कोई चर्चा नहीं हो रही है, किसानों के आत्महत्या पे कोई चर्चा नहीं हो रही है। ये खेल रहे हैं लोग। अब देखिए राहुल गांधी ने क्या कहा कि मुस्लिम लीग जो है वो क्या नाम है आपका, सांप्रदायिक पार्टी नहीं है। मुस्लिम लीग का अभी केरल में एक जुलूस निकला यूथ का, क्या नारा लग रहा था वहां पर? ये लोग खुद ही एक मत नहीं है। इंडिया रख लेने से इंडिया थोड़ी हो जाओगे भाई। जुलूसों में संघ वाले घूम के और खान साहब ये दोनों हाथ से बल्ला चला रहे हो। अभी तो इनकी तरफ खेल रहे थे, इधर आ गए दोनों। अब देख रहे हैं ना, जब आप कहोगे मुस्लिम लीग को जी कि ये सांप्रदायिक नहीं है, और केरल में उनका यूथ का जुलूस में क्या कहा गया? प्रधानमंत्री ने क्या गलत कहा? यही तो कहा क्विट इंडिया करप्शन, क्विट इंडिया परिवारवाद, यही तो कहा प्राइम मिनिस्टर ने। आप लोग अब मतलब ही नहीं समझ पा रहे हैं, आप कुछ और सोचे ले रहे हैं। आपको कोई बंगाल की खाड़ी में थोड़ी फेंक रहा है कि अरब सागर में फेंक आएगा कोई। अरे भाई करप्शन में मोदी जी किसको नहीं पकड़े? अभी महाराष्ट्र का ताजा मामला है। अजीत पवार करप्शन में 70,000 करोड़ का एनसीपी पर सीबीआई डालने वाली है छापा, और दूसरे दिन उप मुख्यमंत्री कौन सी करप्शन की बात कर रहे हैं? 9 एमएलए उनके बनाए हैं महाराष्ट्र में, जिन पे सब पर ईडी और सीबीआई का छापा पड़ा हुआ है। थैंक यू खान साहब। किस भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं वो? अरे मैंने तो सवाल किया, आप तो बेवजह मेरे ऊपर भड़क रहे हो। चलेगा इस देश में। अरे भड़कना है तो आप बीजेपी वालों भड़को, मेरे ऊपर क्यों चिल्ला रहे हो? आपका ऊपर नहीं भड़क रहा हूं। अरे महाराज, आप पे मेरी हैसियत भड़कने की, मैं आपसे भड़क नहीं रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं दोहरी राजनीति इधर भी है उधर भी है। कांग्रेस और बीजेपी में ज्यादा अंतर नहीं है। कितनी कमाल की पार्टी है, दोनों एक सिक्के के दो पहलू। महाराष्ट्र में सत्ता में भी है, विपक्ष में है। दिल्ली में सत्ता में भी है, विपक्ष में है। पता है उस पार्टी का नाम? एनसीपी। दोनों एंजॉय कर रहे हैं, जी। उधर भी इधर भी। मैं कह रहा हूं। धन्यवाद, बहुत शुक्रिया आपका। मैं प्रेम कुमार जी को आमंत्रित करता हूं। बहुत शुक्रिया सर, दोनों तरफ चलाना। धन्यवाद प्रेम कुमार जी, बहुत शुक्रिया आपका। सर मैं ये समझना चाहता हूं कि ये इंडिया अलायंस का मसला इतना गर्म कैसे हो गया कि लगातार 3-4 दिन से अटैक जारी है। कभी इंडियन मुजाहिदीन, और आज तो प्राइम मिनिस्टर ने ललकारा है कि ये क्विट इंडिया है, इनको भारत छोड़ना पड़ेगा। हाँ जी, बिल्कुल बड़ा दिलचस्प हो गया है, सियासत दिलचस्प हो गई है। इंडिया नाम से जब से गठबंधन आया है, इसका काउंटर कैसे किया जाए, इसमें अब तक 2 तरीके सामने आए, जिसका जिक्र आपने भी किया। एक तो ये कि गलत तुलना की जाए आतंकवादियों से, और दूसरे तरह की। और अब एक जो नया आज प्रधानमंत्री जी ने कहा कि भ्रष्टाचार इंडिया छोड़ो, तो ये भ्रष्टाचार इंडिया छोड़ो, यहाँ थोड़ा सा कंपेयर करना जरूरी है। अंग्रेज भारत छोड़ो का तो मतलब होता था कि जाइए अपना देश चले जाइए। अब भ्रष्टाचार भारत छोड़ो का क्या मतलब है? भ्रष्टाचारी तो भारत छोड़ो भाग ही रहे हैं, छोड़ो क्या, उसको तो भगाया जा रहा है। लेकिन भ्रष्टाचार भारत छोड़ो, भ्रष्टाचार तो इकोसिस्टम का नाम है ना, व्यक्ति नहीं है, इकोसिस्टम है। और इस इकोसिस्टम को खत्म करने की जिम्मेदारी सरकार की होती है। सरकार को लड़ना होता है, इस इकोसिस्टम को खत्म करना होता है। इस ईडी सीबीआई सब लोग होते हैं।
तो भ्रष्टाचार को खत्म करने के बजाय छोड़ो बोला जा रहा है। देखिए, गरीबी हटाओ हमने सुना था कि प्रधानमंत्री गरीबी हटाओ बोलते हैं, ऐसे भी किसी को हटाओ, मिटाओ, भगाओ तो एक अथॉरिटी होती है कि हम ऐसा करेंगे। लेकिन भ्रष्टाचार भारत छोड़ो, ये तो समझ में नहीं आ रहा है कि आदेश है कि रिक्वेस्ट है। तो ये भ्रम पैदा करता है कुल मिलाकर के कि नरेंद्र मोदी जी जो बोल रहे हैं भ्रष्टाचारी के बारे में नहीं बोल रहे हैं, भ्रष्टाचार के बारे में बोल रहे हैं। और उसका इकोसिस्टम से लड़ना इस देश की सरकारों का काम। सर, ये नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव किया गया है। नरेंद्र मोदी जी ने अपोजिशन को पता है, यूनाइटेड अपोजिशन को, कि इनके पास नंबर नहीं है, उसके बावजूद ये लेकर आए हैं। क्या मसला सिर्फ स्ट्रेंथ दिखाना है, अकाउंटेबिलिटी सेट करना है सरकार की, जवाब लेना है मणिपुर में, या फिर इसी बहाने अपनी ताकत का प्रदर्शन है? और अब तक तिथि मुकर्रर न होना और लगातार सारे बिल पास होना, ये संवैधानिक है सब? देखिए ब्रजेश जी, जो हमारे देश में संसदीय प्रणाली है, प्रजातंत्र है, उसमें व्हिप भी है, दल बदल कानून भी है। तो सांसद तो अपनी पार्टी के साथ और गुलाम बनकर वोट करने के लिए विवश हैं सदन के भीतर। तो स्थिति तो बदल नहीं जाएगी, तो संख्या वही रहनी है। तो इसलिए उसके नतीजे भी नहीं निकलेंगे अविश्वास प्रस्ताव के। ये मालूम है अविश्वास प्रस्ताव का गिरना तय है, और 28वां बार ऐसा होगा कि अविश्वास प्रस्ताव पेश किया जाएगा। सिर्फ 3 बार सक्सेस हुआ है, उसकी अपनी परिस्थितियां रही थी। तो ये है क्या? अविश्वास प्रस्ताव दरअसल लोकतांत्रिक तरीके से विपक्ष का, जिसकी मौजूदगी होती है, जनता की जो इच्छा, आकांक्षा, गुस्सा जो भी है सरकार के प्रति, उसको व्यक्त करने का एक लोकतांत्रिक तरीका है। अगर इस बात को हम नहीं मानते हैं तो विपक्ष को खत्म कर देना चाहिए, फिर सत्ता पक्ष में है वही सदन चलाए। तो हम इस बात को अगर हम समझते हैं तो अविश्वास प्रस्ताव को की प्रतिष्ठा है, उसकी इज्जत है, इसका सम्मान होना चाहिए। उसके नतीजे कुछ भी हो, सत्ता पक्ष के पास आंकड़े हैं, आंकड़ों से बहुत शुक्रिया आपका सर, बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े रहिएगा डिबेट के दूसरे जी एक बात, हाँ प्लीज गो अहेड, पूछे सर, पूछे, बोले सर। हाँ, एक बात मैं एक लाइन बस बोलना चाह रहा था कि भ्रष्टाचार पर जो प्रधानमंत्री जी ने आज राजस्थान में भाषण दिया, इस भाषण की सबसे ज्यादा आवश्यकता कर्नाटक में थी। बच जाती बीजेपी सरकार अगर भ्रष्टाचार पर नरेंद्र मोदी जी इतनी ही शिद्दत के साथ कर्नाटक में उन्होंने भाषण दिया होता। बहुत शुक्रिया आपका सर, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, बने रहिएगा सर। डिबेट को आगे बढ़ाते हैं। आसिम वकार मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, MIM के राष्ट्रीय प्रवक्ता और उत्तर प्रदेश के प्रभारी हैं। वकार साहब, शुक्रिया आपका। इंडियन मुजाहिदीन, PFI और अब प्रधानमंत्री ने आज राजस्थान से ललकारा है। देखिए, राजस्थान का बड़ा ऐतिहासिक महत्व होता है। राजस्थान की ललकार में तो मुगल भी भाग खड़े हुए थे, अंग्रेज भी भाग खड़े हुए थे, और आज प्रधानमंत्री ने राजस्थान से ललकारा है, क्विट इंडिया। अब शुरुआत करूं? जी प्लीज। देखिए, ये लड़ाई जो शुरू हुई इंडिया वाली, ये लड़ाई शुरू हुई ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ। ईस्ट इंडिया भारत पे काबिज हो गया, हुकूमत में आ गया। उस वक्त ईस्ट इंडिया के साथ बहुत से खान बहादुर और राय बहादुर थे। बहुत से हमारे ही देश के लोग ऊंची ऊंची पगड़ियां, खाकी नेकर, खाकी पैंट पहनकर पुलिस बन गए ईस्ट इंडिया के साथ। अब ईस्ट इंडिया की लड़ाई किससे हुई? क्विट इंडिया से, गांधी जी के क्विट इंडिया से। 2 इंडिया, एक ईस्ट इंडिया जिसके साथ देश के गद्दार सरकार के साथ, और दूसरी क्विट इंडिया गांधी जी वाली जिसके साथ देश के वफादार। आज भी लड़ाई जारी है सर। मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया और हम सब का इंडिया। जो देश बचाना चाहते हैं, जो देश से मोहब्बत करते हैं, वो टीम इंडिया में, और बाकी सब ईस्ट इंडिया में थे। समझ गया ना सर आप? नहीं, खुलकर बात करो, मुझे ना समझाओ। मैंने इशारों में क्यों बात कर रहे हो? खुलकर कहो। इससे ज्यादा खुल के तो टीवी पे इस वक्त कोई बोला ही नहीं। ठीक। जो पगड़ी बांधकर, खाकी कपड़े पहनकर, सरकार में मंत्री बनकर अडानी को लोन दे रहे हैं, देश को खाली कर रहे हैं। अभी बैठ रहे थे, प्रेम कुमार जी बोल रहे थे भ्रष्टाचार। आप कह रहे हैं भ्रष्टाचार मुक्त, और उत्तर प्रदेश में मंत्री जी ने सड़क पर लात मारी, घिस दिया तो सड़क उखड़ गई।
मंत्री जी खुद ही, जतिन प्रसाद जी खुद ही उठकर यूं झुके और यूं रोड़ा उठा के यूं वहां से कर रहे हैं। इसको भ्रष्टाचार नहीं कहेंगे? कहां खत्म किया भ्रष्टाचार आपने? सबसे पहले तो इनको बर्खास्त करना चाहिए था और ठेकेदार को जेल भेजना चाहिए था, इंजीनियर साहब को जेल भेजना चाहिए था, एक्सीएन साहब को जेल भेजना चाहिए था। कहां भेज रहे हैं सर आप? आपके हिसाब से जेल भेजने लगे तो जेल छोटी पड़ जाएगी ना, आप तो हर बात पे सबको जेल डालते हैं। नहीं सर, बात भ्रष्टाचार की हो रही है। मैं प्रेम कुमार जी से पूछ रहा हूँ, वरिष्ठ पत्रकार जी से, आपको कर्नाटक दिख रहा था, प्रधानमंत्री जी का भाषण दिखा, जतिन प्रसाद जी की लात नहीं दिखी थी, लात वो जो उन्होंने उखाड़ दी सड़क एक पैर से। मैंने देखा औरतें बैठी एक जगह, मैंने वीडियो देखा उत्तर प्रदेश में, वो यूं उखाड़ रही हाथ से, डामर की सड़क हाथ से उखाड़े दे रहे हैं। ब्रजेश भाई आपकी टीवी पे चला था, ये भ्रष्टाचार नहीं है? लड़ाई भ्रष्टाचार से नहीं है इसी को तो भारत छोड़ने की अपील कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर। क्विट इंडिया करप्शन, क्विट इंडिया परिवारवाद। मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि असदुद्दीन ओवैसी, अकबर ओवैसी, क्या है ये? देखिए, हमको तो टीम इंडिया ने लिया नहीं अपने साथ, हमको तो बनाए हुए हैं छूत, और फिर भी लड़ रहे हैं उनके लिए। नहीं सर, हम देश के साथ हैं, हम इंडिया के साथ हैं, हम भारत के साथ हैं, हम भारत के दुश्मनों के खिलाफ हैं, हम भ्रष्टाचारियों के खिलाफ हैं, हम जो लोग देश को लूट रहे हैं उनके खिलाफ हैं। इसलिए हम, यही बात तो प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं जो आप बोल रहे हैं। नहीं तो नहीं सर, प्राइम मिनिस्टर से मिलान मत मिलाइए सर हमारा। हम लड़ रहे हैं ईस्ट इंडिया के खिलाफ। अच्छा अच्छा, हम इसलिए क्विट इंडिया में हैं। आपके परिवारवाद पे बोले तो आप उस पर तो जंप करके निकल गए। असदुद्दीन ओवैसी, अकबर ओवैसी, जवाब फिर दूंगा इनकी, आपको? नहीं जवाब हाँ, दूंगा, इनके वारिस भी यही MIM है। नहीं जवाब दे रहा हूं आपको। अनुराग ठाकुर साहब क्या सौतेले औलाद है अपने अब्बा की? सगी औलाद है। पंकजा मुंडे मोहतरमा जो हैं वो भी अपने वालिद साहब की सगी औलाद हैं। पंकज सिंह भी अपने वालिद साहब की सगी औलाद हैं। और नाम लूं आपको? इतनी लंबी लिस्ट है सर, पूरा टीवी का टाइम चला जाएगा आपका। क्यों परिवारवाद की बात कर रहे हैं? जिसने चुनाव लड़ा, जो जनता के बीच गया जी, और जनता ने जिता के भेजा, नहीं जनता ने जिता के भेजा, वो परिवारवाद नहीं कहलाता है। जो इंडिया अलायंस, सुनिए पहले आप सर, परिवारवाद क्या कहलाता है? परिवारवाद सर सुनिए, परिवारवाद ये होता है कि बिना इलेक्शन लड़े BCCI का चेयरमैन बन गए हमने अपने लड़के को बना दिया। जो इंडिया अलायंस आपको चिमटे से छूने के तैयार नहीं, उसके सामने यूं सजदा किए जा रहे हो। अगर ये पूछ लेते तो आप और क्या करते? अभी हमारी लड़ाई छूने को तैयार नहीं चिमटे से आपको। अभी हमारी लड़ाई ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ है, ईस्ट इंडिया के खिलाफ है। अभी वक्त आने दीजिए, हो सकता हो कि, क्या ऐसा थोड़ी ना कि इनके साथ ही जाकर, टीम इंडिया के साथ जाके ही देश के मतलब हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। हो सकता हो कि हमारी अपनी टीम अलग बने। आपको इतना क्यों आपके साथ इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं? देखिए सर, अनटचेबिलिटी आपके साथ क्यों? नहीं सर, दुख है संजय चौधरी को इस बात का। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने हमारा गला दबाया मुसलमानों का, हैं? हमको गला दबाकर पटक रही है। कौन? और जो टीम इंडिया है, ये कांग्रेस पार्टी, अखिलेश यादव जी, ये लोग हमको पीछे से पकड़कर मंचों से फेंकते हैं, उतार उतार के। ये मुसलमानों को मंच से उतार देते हैं, अपनी पार्टी के लोगों को मंच से उतार देते हैं। ये हमको बर्दाश्त कैसे करेंगे? हम जैसे गरीब नेताओं को, मुसलमानों को ये आगे नहीं आने देना चाहते। बीजेपी गला दबा रही है और ये विपक्ष आपके दोनों हाथ पकड़ के खींच रहा है। पीठ में छुरी मार रहे हैं सर, ये पीठ में छुरी मार रहे हैं। ये MIM के साथ हो रहा होगा ना, इसका सब मुसलमानों से तो मतलब नहीं। नहीं सर, हमारा दिल देखिए, हमारा दिल देखिए कि हमारी पीठ में छुरा मार रहे हैं। ये हमको राजनीति से खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, फिर भी हम देश के साथ खड़े हैं। अरे कैसी बात कर रहे हैं? देखो नावेद सिद्दीकी बैठे हैं, ये मिनिस्टर भी रह चुके हैं, ये प्रवक्ता भी हैं, पार्टी में इंपॉर्टेंट ओहदे पर हैं, और आप कह रहे हो मुसलमानों को हटा दिया गया पॉलिटिक्स से। इनके दिल से पूछिए सर। अब उसका तो कोई मीटर है नहीं मेरे पास। नहीं तो इनका नार्को टेस्ट करा लीजिए। ठीक है, बीरेन जी भी हमारे साथ डिबेट में आ चुके हैं। बीरेन जी, स्वागत आपका। तो इंडियन मुजाहिदीन और PFI के बाद आज प्रधानमंत्री ने राजस्थान से ललकारा है इन लोगों को और क्विट इंडिया का नारा दिया है। अब विपक्ष के पास क्या ऑप्शंस हैं और ये इंडिया नाम रख के रोज हमले झेल रहे हैं? ब्रजेश जी, जब चुनाव आते हैं तो राजनीतिक दलों में इस तरह की भाषा हम लोगों ने देखी है और सुनी है। पहले एक ज़माना आया जब अली और बजरंग बली का नारा गूंजा, फिर शमशान और कब्रिस्तान का भी नारा गूंजा था चुनाव के दौरान। और हर चुनाव राजनीति में जो लोग हैं उनके लिए बहुत कठिन होता है, परीक्षा की तरह होता है।
उनके जीवन का एक बड़ा संघर्ष होता है। तो आज ये जो भारत छोड़ो का नारा आया है, भ्रष्टाचार भारत छोड़ो, ये 26 बनाम 38 की जो लड़ाई है, जो इंडियन गठबंधन का एक नाम आया है, इस नाम को लेकर ये लड़ाई तेज हो गई है। बीजेपी के सामने पहली बार 10 सालों में अगर देखा जाए तो एक बहुत बड़ी चुनौती है ये इस चुनाव में, क्योंकि इससे पहले मोदी के सामने विपक्ष इस तरह का कोई गठबंधन लेकर नहीं आ पाया था। ये पहली बार है 10 साल बाद जब तीसरे चुनाव में मोदी को एक बड़े गठबंधन का सामना करना पड़ रहा है। तो स्वाभाविक है कि हमले तो होंगे, बातें भी आएंगी, इतिहास से भी आएंगी और वर्तमान से भी उठेंगी। और इस देश में जनमानस के बीच जब पैमाने पर नापने की बात आती है तो मोदी लोकप्रियता में आज भी इस देश के बड़े नेता हैं और कहा जाए वो नंबर 1 नेता हैं। उनके पास एक शक्ति है भाषण की, कला की, जो उनको लोगों को अपने साथ जोड़ती है। लेकिन राहुल गांधी ने भी इम्प्रूवमेंट किया है। अब लोग उनको गंभीरता से लेने लगे हैं और राहुल गांधी की जो यात्राएं हुई और ख़ास तौर से बिहार में जो बीजेपी का गठबंधन टूटा और कर्नाटक में बीजेपी हारी, उसके बाद से उसके सामने चुनौती इस देश में तीसरी बार सरकार में बने रहने की है, क्योंकि डैमेज कई जगह पे दिख रहा है। उसकी पूर्ति कुछ जगहों से करनी होगी, कई बड़े राज्यों से, जिसमें उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा बीजेपी का सहारा है। तो ये लड़ाई तो देखिए, चाहे भारत छोड़ो के नाम पर आवे, चाहे ईस्ट इंडिया कंपनी कही जाए, चाहे मुजाहिदीन कहे जाएं, लेकिन ये लड़ाई बहुत बड़ी है। ये चुनाव बहुत बड़ा है, इसमें कोई शक नहीं। हालांकि आज अगर आप अंगणित देखेंगे तो बीजेपी के पास 350 से ज़्यादा सांसदों की ताकत है और विपक्ष 150 भी नहीं पहुंच पाएगा। और ये जो सब चीज़ें हो रही हैं, लेकिन चुनाव तो एक नया होता है, उसके परिणाम हमेशा नए आते हैं। किसकी किस्मत कब पलट जाए कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसलिए ये सारी ताकत लगाई जा रही है। वैसे भ्रष्टाचार पर तो देखिए हमारे देश में जड़ें बड़ी गहरी हैं। कह रहे भ्रष्टाचार भारत छोड़ो। अरे भ्रष्टाचार भारत छोड़ के जाए तो जाए कहाँ? दूसरे देश में जाए, वहाँ वो पहले से मौजूद है, मार के धक्का फिर लौटा देगा भ्रष्टाचार को। और अगल बगल के देशों में तो बहुत भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार भारत छोड़ेगा, इसकी बड़ी मुश्किल है इसमें। तो ये एक बड़ी समस्या है। हम लोग कहते हैं कि अरे नाम को छोड़ो, नाम में क्या रखा है, लेकिन नाम में बहुत कुछ होता है। नाम से कई बार किस्मत बदल जाती है। तो ये जो इंडिया गठबंधन का इन्होंने नाम रखा, ये नाम जो है इनको संघर्ष की एक ताकत दे रहा है। अब इसमें कितने लोग ये जुड़े रहेंगे, कितने अलग हो जाएंगे, ये अलग बात है। देखिए, हम उम्मीद करते हैं अपने नेताओं से नैतिकता की, चरित्र की, आदर्श की, लेकिन ये सब खाली भाषण के लिए होती हैं। इनका आदमी अपने जीवन में कोई इस्तेमाल नहीं कर रहा है तो नेता ही कहाँ से करेंगे? तो ये तो सब जो बड़े लोग दिखाते आए हैं, वही इस देश में जनमानस में भी चीज़ें जा रही हैं। वो भी कहते हैं कि सब उपदेश और भाषण दूसरे के लिए है, अपने लिए थोड़ी होता है, तो इसे लागू नहीं किया जा सकता अपने ऊपर। लेकिन ये जरूर है कि बीजेपी के सामने गांधी का एक नारा और था, करो या मरो। तो ये चुनाव भी करो मरो वाला है, आसान नहीं है। लड़ाई तो तगड़ी लड़नी पड़ेगी और बीजेपी इसीलिए लड़ भी रही है। राजस्थान में चुनाव है, मध्य प्रदेश में है और छत्तीसगढ़ में है। ये 3 राज्यों के चुनाव इस देश में बताएंगे कि जो लोकसभा का चुनाव होगा उसकी तस्वीर क्या होगी। तो स्वाभाविक है कि वहाँ पर तो कड़वी बातें कही जा रही होंगी, लेकिन एक अंतर और देखिए आप कि भाषण देने पर तो बहुत लोगों की विधायकी और सांसदी चली जा रही है, लेकिन ऐसे भाषण ओवैसी भी देते हैं, साक्षी महाराज भी देते हैं और गिरिराज सिंह भी देते हैं। बहुत कड़े कड़े भाषण इनकी नहीं जाती, पता नहीं क्यों नहीं जाती। यहाँ पर अदालत सोई रहती है। ब्रजेश जी, आज के ज़माने में सिर्फ एक फंडा चलता है कि अगर कोई तुम्हारे साथ है तो भ्रष्टाचारी हो सकता है, परिवारवादी हो सकता है, लेकिन हमारे साथ आ जाए
तो लाइफ बॉय साबुन है, सफेदी की चमकार है, कीटाणु मारने वाला है। ये सब सियासत का बड़ा नंगा सच है और इसको जितनी जल्दी जो स्वीकार कर ले वही अच्छा है, बाकी तो कुछ है नहीं। और गठबंधनों में तो हमेशा ये रहा है जी कि जाओ उनको गले लगा लो जिनसे कुछ ना छूटा है, और तोप यूरिया चारा जूता सब कुछ इन्होंने लूटा है। तो इस देश में तो हर चीज पे खाया है नेताओं ने, हर घोटाले में नेताओं का नाम आया है। लेकिन सियासत में जो बुलंदी पर होते हैं उनके बारे में साहित्यकार क्या कहते हैं सुनिएगा कि क्या तमन्ना है कि रोशन तो सब हो मगर कोई चराग मेरे बराबर ना हो, और बढ़ते पेड़ों पे वो तलवार चला देता है, उसको जिद है कि कोई उसके बराबर ना हो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका वीरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद ग्राउंड जीरो से अपने इनपुट और फीडबैक हमें उपलब्ध कराने के लिए। बहनों भाइयों, आज प्रधानमंत्री ने राजस्थान से क्विट इंडिया का नारा दिया है विपक्ष के इंडिया अलायंस के खिलाफ। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता संजय चौधरी मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। संजय जी, विपक्ष की तुलना अंग्रेजों और आतंकवादियों से करना, इनका ही कहना है कि भाई हमारी तुलना आप उनसे क्यों करते हैं। आप मुद्दों पर चुनाव लड़िए, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पर बात करिए, मणिपुर पर भी बात करिए, कानून व्यवस्था पर भी बात करिए, सभी मुद्दों पर बात हो। विपक्ष को अंग्रेजों और आतंकवादी संगठनों से तुलना क्या जायज़ है? नहीं, मुझे लगता है कि शब्दों की बात हो रही थी और उन्हीं शब्दों के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी उनका उत्तर दे रही थी। देखिए, उत्तर प्रदेश ही है एक ऐसा प्रदेश जो भारत की राजनीति की दशा और दिशा तय करेगा। उत्तर प्रदेश का पुराना रिकॉर्ड बताता है कि ये विपक्ष मोदी से लड़ने के लिए, योगी से लड़ने के लिए हर बार चुनाव के पहले बहरूपिये की तरह अपनी वेशभूषा, अपना गठबंधन का नाम बदलकर जनता के सामने आता है। लेकिन जनता काम के आधार पर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को उत्तर प्रदेश में कसौटी पर कसते हुए, उसके कामों से प्रभावित होते हुए, भेदभाव से मुक्त योजनाओं के आधार पर समर्थन देती आ रही है। देखिए, अगर कोई सांप 6 महीने में केचुली बदल ले तो मुझे नहीं लगता कि उसका कोई मूल चरित्र बदल जाता है। वो 6-6 महीने पर अपनी केचुली बदलता रहता है, लेकिन बिना अब आप इनको सांप कह रहे हो, अपोजिशन आपके लिए सांप हो गया, ये केचुआ हो गए आपके लिए। आप तो बड़े बिल्कुल ये सांप हैं। नहीं, आप देखिए ना, व्यक्ति की प्रवृत्ति जो है वो उसके कामों से बदलती है, लेकिन उसकी नीयत कैसी है यह बताते। आप उत्तर प्रदेश में विपक्ष को देखिए, क्या जनता के लिए वैक्सीन लाभदायक है, इसके लिए कोई हां कर सकता था विपक्ष? उसने नहीं की। आप देखिए, जब बैंकों के खाते खुल रहे थे तो यही लोग उस जनता की बैंकों में जाकर खाते खुलवाने के विरोध में खड़े हुए थे, उसकी सहमति नहीं दे रहे थे। उत्तर प्रदेश के अंदर पुलिस पर भरोसा न करने वाले लोग जब भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई हो रही थी तो उसके विरोध में जा रहे थे। यही राजनीतिक दल हैं जो सीबीआई और ईडी उन पर कार्रवाई, विपक्ष पर कार्रवाई न करे, इसलिए सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटा रहे थे। जनता के हित में जहां भी जो भी जितनी भी कार्रवाई होगी, विपक्ष तो ये भी तो हो सकता है कि आप इनको अपने काम के जरिए जवाब दें। आप इनकी तुलना सांप, आतंकवादी या अंग्रेज से करते हैं। हम काम के आप काम से जवाब दीजिए ना इनको। हम काम के जरिए ही जवाब दे रहे हैं। आप 10 काम पांडे जी के मुंह पे मारिए, ये बोल नहीं पाएंगे अभी, लेकिन सांप कहोगे तो ये हत्ते से उखड़ेंगे। नहीं, आप मैं जिस प्रतीक की बात कर रहा हूं, क्या ऊपर का चरित्र बदल लेने से गठबंधन की नीयत बदल जाती है? जी, कई तरीके से विरोध हो रहा है और विरोध उनकी शर्तों पर हो, इस प्रकार की बात हो रही है। किस नियम में हो, किस नियम में कैसा हो, उसका उत्तर कौन दे? मुझे लगता है कि समस्या समाधान के लिए सबकी एक संयुक्त जिम्मेदारी है कि देश के लिए विपक्ष की भी एक भूमिका है, सकारात्मक आधार पर आगे आना चाहिए। लेकिन विपक्ष का सकारात्मक रुख हमने इन 9 सालों में नहीं देखा है। देश की जनता भूल गई है कि विपक्ष भी कभी सकारात्मक भूमिका अदा कर सकता है। मैं समझता हूं कि इसीलिए केवल नाम बदल लेने से विपक्ष की नियत में कोई परिवर्तन आ जाएगा, विपक्ष की सोच में कोई परिवर्तन आ जाएगा। ये विपक्ष केवल और केवल विरोध के आधार पर भारतीय जनता पार्टी का विरोध करेगा। हम जनता की सेवा के लिए, सुशासन के लिए और गरीब समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जनता के बीच नावेद जी, और उसी के आधार पर
सांप और अंग्रेज तक तो बात थी, वो अंग्रेज और आतंकवाद तक तो बात ठीक थी, अब तो ये सांप और केचुए तक भी उतर आए हैं चौधरी साहब। अब तो ढूंढना पड़ेगा डिक्शनरी देके। क्यों तो ऐसे काम करते हो कि ये लोग आपको ऐसे बोलते हैं? विजय जी आपका चैनल जो है करोड़ों लोग देखते हैं और बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल होता है, तो कौन सी बात कहाँ कैसे कही जाती है, कौन सी बात कहाँ कैसे कही जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है, और बात चाहे बेसलीका हो मगर बात करने का सलीका चाहिए। तो बहुत से लोगों को कौन सी बात कहाँ पे करनी है और क्या है, ये सलीके की जरा सा थोड़ा बहुत कमी रहती है। खैर वो चलिए स्लिप ऑफ टंग भी हो सकता है, उसके लिए माफ करते हैं। आदरणीय मोदी जी ने जो ईस्ट इंडिया कंपनी की बात की, इससे हमें कहीं ना कहीं और बल मिला। हमें बल ऐसे मिला कि एकता की बात उन्होंने वहां कर दी राजस्थान में। देखिए अंग्रेज कैसे गए थे छोड़ करके, एकता की वजह से, हमारी एकता की वजह से। क्योंकि कहते हैं ना कि इसी एकता में है कायम वो ताकत फौलादी, इसी एकता में है कायम वो ताकत फौलादी, छीन ली जिसने फिरंगियों से। आसिम वकार कह रहे हैं कि मुसलमानों को मन से हाथ पकड़ के ढकेला जा रहा है, मुसलमान हाशिए पे लग गया है। जी जी ब्रिजेश जी, आसिम वकार कह रहे थे कि हाशिए पे लग गए हैं मुसलमान। अब देखिए ऐसा है कि उनके बारे में हम क्या कहें कि वो जब चुनाव आते हैं तभी आते हैं और डिबेट में रहते हैं, तो अमूमन रहें तो अच्छा भी लगेगा। लेकिन खैर उनके ऊपर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। मैं अपनी बात करूंगा कि हमें इंडिया को, मोदी जी ने इंडिया को राजस्थान में और मजबूत कर दिया, और इसी तरह वो करते रहें, धन्यवाद, हम मजबूत होते जाएंगे, क्योंकि एकता में बहुत ताकत है। बहुत धन्यवाद आपका पांडे जी। जी सांप, देखिए संजय चौधरी जी का ने जो सांप खा, इनका कोई दोष नहीं है क्योंकि प्रधानमंत्री जी के तमाम भाषणों से यह स्पष्ट है कि इन गोल जो जवानी जिस तरह से ये लोग भाषा यूज करते हैं, उसकी गोल के हेडमास्टर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं। ब्राज़ील में भारत में पैदा होने पर 2014 के पहले लोगों को शर्म आती थी। ये प्रधानमंत्री जी के वक्तव्य हैं, किसी और के नहीं हैं। सिंगापुर में भारत की पहचान सांप सपेरों की रही है। संजय चौधरी जी उन्हीं के पार्टी के है ना, उन्हीं से सीखे हैं, कोई अलग से थोड़े आए हैं, ये हमारी कांग्रेस से थोड़े गए हैं, उन्हीं के पार्टी से। अमेरिका के मेडिसिन स्क्वायर पर कहते हैं इंडिया की पहचान 2014 तक करप्ट देश की थी। ये हमारे प्रधानमंत्री जी के वक्तव्य 140 करोड़ के जो कहा जाते हैं कि उनके नुमाइंदा हैं, जबकि सच यह है। तो काम ऐसा क्यों करते हो कि ये सांप और केचुआ कहें? गिने चुने लोगों के प्रधानमंत्री हैं। 140 करोड़ के बड़े दावे के साथ कह रहा वो प्रधानमंत्री नहीं है, वह कुछ लोगों के ही प्रधानमंत्री है। इजराइल में क्या कहा हमारे प्रधानमंत्री जी ने? 600 करोड़ लोगों ने वोट दे के हमें प्रधानमंत्री। पांडे जी निपटोगे कैसे ये बताओ? निपटोगे कैसे? इंडिया जीतेगा। इंडिया ने कभी हारा है न कभी हारेगा, और इंडिया जीतेगा। इनके मैं भ्रष्टाचार की भी बात कर दूं, भ्रष्टाचार को क्विट करने की इन्होंने बात किया। सच तो यह है कि भ्रष्टाचार यह देश छोड़ के जाना चाहता है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। डॉक्टर एमएच खान, ये बात तो आतंकवाद और भ्रष्टाचार और परिवारवाद में 30 सेकंड में इनको परिवारवाद की बात बता दूं। सारी बातें अभी असीम वकार जी ने बताई है इनके परिवारवाद की। 37 मंत्री इनके मंत्रिमंडल में हैं जो परिवारवाद के द्योतक हैं, और भारत के रग-रग में परिवारवाद है। इसलिए 11 आदमी नेहरू परिवार के एक साथ जेल में बंद थे। यह परिवारवाद वाले हम हैं। एमएच खान साहब, उस परिवारवाद वाले नहीं है। आज की राजनीति में देख रहा हूं कि मुद्दों पर काम पर जवाब दिया नहीं जाता कि आपने अगर किसी पास काम किया है तो इन विपक्ष वालों के मुंह पर काम फेंकिए, इनकी आवाज नहीं निकलेगी, घिघी बन जाएगी। लेकिन अब चौधरी साहब तो एक लाइन आगे बढ़ गए, ये तो कह रहे हैं सब सांप। भाई देखिए, इनकी बातों का बुरा इसलिए नहीं मानना चाहिए कि आप अगर किसी जानवर से कहेंगे बात करो तो बात तो करेगा नहीं। कोई भौंकेगा, कोई भौं भौं करेगा, कोई ओ करेगा, तो इनसे उम्मीद न रखिए कि ये क्या बात कहेंगे क्या नहीं कहेंगे। मैं मेन मुद्दे पे आता हूं। अभी जो अविश्वास प्रस्ताव पार्लियामेंट में आ रहा है, उसका मकसद सिर्फ ये है
कि मणिपुर जो जल रहा है, आज भी जल रहा है, आज भी लोग मारे जा रहे हैं, उस पर ये प्रधानमंत्री का आगे चलेगा। क्या वक्तव्य होगा? क्या मणिपुर को सेव करेंगे कि नहीं करेंगे? मणिपुर को बचाएंगे कि नहीं बचाएंगे? यही मुद्दा है। इसीलिए उनको पता है कि हम सहमति नहीं ले पाएंगे, हम विश्वास नहीं जीत पाएंगे, लेकिन प्रधानमंत्री का भाषण मणिपुर में, मणिपुर की हिंसा पर 80 दिन के बाद क्यों नहीं बोले, इसके लिए अपोजिशन ने ये मुद्दा रखा है और उनको बोलना पड़ेगा, क्योंकि मणिपुर इस देश का हिस्सा है जी। इसको मना नहीं कर सकते। क्या थैंक यू सर। खान साहब शुक्रिया, थोड़ा सा सेकंड राउंड में समय का अभाव है। राजस्थान में ज्यादा आते हैं MP। खान साहब शुक्रिया। आसिम वकार साहब, ये तो 2 हाथ आगे बढ़ गए, ये तो मतलब आक्रामक मूड में है। ईस्ट इंडिया, आतंकवाद, अब एक तो नया यहाँ है सांप, वो कल से तो मुझे लगता है प्रॉपर वाली गाँव वाली गाली उली शुरू हो जाएगी, बात बहुत आगे चली गई। ये तो कहिए कि खाली सांप इन्हीं ने मुंह से बोला, हमको तो लगा ये पन निकाल के खड़े होकर फू फू करेंगे, ये कुछ भी कर सकते हैं। नहीं, पर ये भाषा भी आपकी उचित नहीं है, कुछ भी ये नहीं, अब उनकी भी गलत है, आपकी भी गलत है। अब सर आप हमें जो दिल चाहे कह लीजिए, अच्छा, हम नहीं तो कमजोर बोलो। आदमी हैं, आप बोलो। कह लीजिए साहब, कर ही रहे हैं। आप कह लीजिए साहब, जो दिल नहीं चाहे आप कह बोलो, लीजिए। अरे प्लीज। सर मैं बीजेपी के नेताजी से एक सवाल पूछना चाह रहा था। ये बताइए संजय भाई, एक लाइन में, तालिबान आतंकवादी है कि नहीं? बोलिए संजय जी। देखिए, तालिबान को सऊदी अरब क्या कहता है, जरा इसका भी जवाब दे दीजिएगा। आप हमसे जरा जवाब मांग रहे हैं। सऊदी अरब क्या कहता है? सऊदी अरब उन्हें भाई सऊदी कहता है, अरब आप क्या कहते हैं? उनको क्या मानता है? उनको तो मुसलमान नहीं मानता, तब आप उनसे अपना संबंध क्यों जोड़ रहे हैं? अरे सुनिए सर, आप तालिबान अपने नजरिए से हर व्यक्ति को देखने की कोशिश करें। अरे मेरे आप हजरत- तालिबान को किस नजरिए से हाँ, पूछो आप तालिबान, टाइम कम है, अपनी बात कर लो आप लोग। तालिबान को आप अरे तो सर, सऊदी अरब को सुनिए तो, सर्वश्रेष्ठ आप मानते कहना हैं। क्या चाहते हो सऊदी आसिम अरब वकार, के ये बताओ। असल में हिसाब मसला ये से है कि जब हम सवाल पूछते हैं तो सऊदी लोग अरब- घबरा जाते सऊदी हैं अरब कि क्यों क्या पता क्या करके पूछ रहे हैं। आप आगे का क्वेश्चन, आप सप्लीमेंट्री जोड़ो इसमें। अरे सुनिए तो, संजय भाई धन्यवाद। संजय भाई हो गया, ये ओके। बता दो। आसिम वकार सुनिए सप्लीमेंट्री। तो सर, मैंने पूछा तालिबान को आप क्या समझते हैं? क्या है? शरीफ है, आतंकवादी है, क्या नहीं, है? आप बताइए, आपके हुजूर सऊदी अरब वाले तालिबान को क्या मानते हैं? आप ये क्या बताइए, मानते हैं भाई? सर, क्योंकि हम- आपका मुंह तो उधर ही रहता है सुनिए- सऊदी अरब की अरे तरफ। सुनिए तो सर। वो उनके बारे में क्या कहते हैं? ठीक, जरा आप मेरे बोलिए। सवाल का भी जवाब ठीक है दीजिए। संजय जी, अब अरे जवाब सर, सुनिए। आप इतना नाराज मत होइए। तालिबान पहुंच गए हम लोग। तालिबान तो नहीं, आतंकवादी नहीं, हम लोग सऊदी मानते सऊदी हैं। अरब के नागरिक थोड़ी हम लोग हैं। हैं? सऊदी अरब के नागरिक हम लोग हैं। खान साहब आप कवर सऊदी फायर अरब ना के दो, रुक नागरिक जाओ। नहीं है, हिंदुस्तान का आसिम भारत वकार के अपना नागरिक निपट हैं। लेंगे, आप कवर फायर नहीं। भारत आप को कवर फायर बोलिए ना मत दो, रुक जाओ। हाँ देखिए, वकार साहब बोलो। संजय सिंह जी घबरा गए। संजय चौधरी, ये जो कह रहे हैं ना आप कि अपना सप्लीमेंट्री आप पूरा करो, समय कम आपत्ति है। वकार साहब गो कि हम हिंदू, हम ठीक है खान साहब। भारत खान के साहब, वासी हैं, धन्यवाद। हम सऊदी के भाषी नहीं है। धन्यवाद आसिम देखिए वकार। सर, देखिए सर, संजय, Thank you। आपत्ति है मुझे इस पर। ठीक देखिए है, तो संजय, मुंह उधर क्यों कर लेते हो मेरे हाँ लिए? बोलिए। देखिए संजय सिंह साहब संजय जो थे, संजय चौधरी साहब ने जवाब नहीं दिया। ये कह रहे हैं आतंकवादी हैं वो, ठीक। और मोदी जी उनको दे रहे हैं 500 करोड़ रुपए। तालिबान को 500 करोड़ भारत सरकार दे रही है, मोदी जी की सरकार। संसद में बजट अरे तो पेश वहाँ करा तालिबान उन्होंने। सरकार में है ना, तो सरकार को दे रहे होंगे पैसे। तो सर क्या कल को अगर वो हिजबुल मुजाहिदीन सुनिए, या इंडियन गवर्नमेंट मुजाहिदीन, टू गवर्नमेंट अरे बिजनेस होता सुनिए है ना। सर, बात तो सुनिए। कल को अगर इंडियन मुजाहिदीन कमबख्त आकर, आतंकवादी आकर कहीं सरकार बना ले, तो क्या वो भी आप उसको दे देंगे पैसे? जो आतंकवादी है वो है, जो पैदा हुआ आतंकवादी, धन्यवाद। मरेगा भी आतंकवादी। प्रेम मैं जी, खाली इतना पूछ रहा हूं, धन्यवाद। मैं इतना पूछ रहा हूं कि इनसे कोई सवाल नहीं पूछता है। कल तक आतंकवादी चिल्ला रहे थे, आज मोदी जी उसको बजट में 500 करोड़ दे रहे हैं। और साहब हम लोग का पैसा दे रहे हैं, टैक्स का। अडानी को दे दिया, ठीक। अरे वहाँ भारत के तमाम अरे डेवलपमेंट सुनिए प्रोजेक्ट सर, चल रहे हैं, ललित तो उसके मोदी को पैसे दे दिया, होंगे। ठीक। कोई पर्सनल खर्चे के लिए थोड़ी दे रहे हैं। सर मेहुल भाई चौकसी को दे दिया, ठीक। सब ले ले भागे जा रहे हैं, उनको भी दे धन्यवाद। दिया, प्रेम कुमार आतंकवादियों जी, को भी। ये जिस तरह की राजनीति अभी इंडिया अलायंस और एनडीए के बीच चल रही है, क्या आने वाले दिनों में और विभत्स होगी सर? ब्रजेश जी, विभत्स किसको कहते हैं?
अभी तो जो चल रहा है इसको अगर विभत्स कहें तो और नए शब्द गढ़ने पड़ेंगे। सर मैं अगली बार और फॉरेस्ट चुनाव डिपार्टमेंट के आएगा भी कुछ तो लोगों को जिस बिठाऊंगा सर। तरीके से अब ये लोग पता नहीं कौन कौन सी स्पीसीज पे चर्चा करते हैं। मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है, तो मैं एक्सपर्ट बिठाऊंगा सर अगली बार। जी जी जी। देखिए राजनीति बहुत मज़ेदार ढंग से चल रही है, दो बाइपोलर होती दिख रही है। ये राजनीति मतलब बहुत समय बाद समझिए बाइपोलर होती नज़र आ रही है। और जब से इंडिया बना है और जिस तरह से प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, वो एक बेचैनी तो दिख रही है कि पहले जो सोचते थे कि विपक्ष के हितों में इतना टकराव है कि वो इकट्ठा हो ही नहीं सकते। लेकिन ये असंभव संभव हो गया। अब इंडिया बन गया, तो अब इंडिया का काउंटर कैसे करें, इसमें नए नए प्रयोग जो है और दूसरे नेता नहीं स्वयं बीजेपी के बहुत बहुत शुक्रिया मोदी जी कर रहे हैं ये प्रयोग। तो इसका मतलब है कि गंभीरता है। जी हाँ भाई सिद्दीकी साहब कुछ कह रहे थे, 10 सेकंड दे पाऊंगा बस। जी जी जी, मैं ये कह रहा था कि अब टाइम खत्म हो रहा है, तो अगली बार जब आप बैठाएं या इनको बुलाएं तो एक बीन वाले को भी साथ में बुला लें, ताकि जब वो बीन बजाए तो पता लग जाएगा, अगर जो भी होगा वो खड़ा होके नाचने लगेगा। बोलिए भाई तो संजय पता लग जाएगा जी। कि संजय जी कौन 10 है। सेकंड तो आपको आप भी। खुद नाचने लगे एक ही सवाल में हुजूर, तीनों एक साथ नाच रहे थे एक ही बीन पर। मुझे डर है कहीं कोई कुर्सी के बगल में जो बैठा हो बीन वाले के वही अरे ना कैसी नाचने बातें लगे, आप लोग पता कर रहे हैं। लगेगा धन्यवाद वही सांप निकला। धन्यवाद सोवर, धन्यवाद एक ही- बहुत बहुत एक ही शुक्रिया। बीन पे तीन क्या हो गया आप लगे लोगों को, भाई। बहुत बहुत लेकिन साहब, शुक्रिया। मूंछों वाला धन्यवाद। पहली बार डिबेट देखा हम ओवर। लोगों ने। धन्यवाद। और बहनों भाइयों आप सबका भी बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम को देखने के लिए। धन्यवाद, नमस्कार।